नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संविदा अधिनियम तथा सह सेवा संबंधी कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं 18वें सिविल जज सीनियर डिवीजन भोपाल श्री लोकेश तरन जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है संविदा तथा सह सेवा संबंधी कानून, तो हम आपको बता दें कि आज हम खासतौर से बात करेंगे कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी अनुबंध करते हैं, तो उसमें क्या क्या मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वैलिड होता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो वैलिड नहीं होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या होना आवश्यक है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट करें 1800-233-0040, 0755-266-0049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि संविदा या कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए, संविदा या कॉन्ट्रैक्ट, इसके संबंध में संविदा अधिनियम 1872 जी में जो है इसकी परिभाषा दी गई है। जी धारा 2H में जो है इसको परिभाषित किया गया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि वे सभी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वे संविदा हैं, अर्थात जिनको आप न्यायालय में प्रस्तुत करके उन करारों का प्रवर्तन करा सकते हैं जी वे संविदाएं होती हैं। जी। और धारा 10 जो है संविदा अधिनियम की, उसमें यह बतलाया गया कि कौन से करार संविदा हैं, जिसमें हर ऐसा करार जो सक्षम पक्षकारों के मध्य उनकी स्वतंत्र सम्मति से किया गया है और विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य के लिए किया गया है, वो जो है संविदा कहलाता है। जी सर, आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो सर एक सवाल ये निकल कर आता है कि जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया अगर किसी ने, तो वो कब इनवैलिड होगा, कब शून्य करनी होगा, किन परिस्थितियों में होगा। देखिए, कोई भी करार जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार ही संविदा है जी। यदि कोई ऐसी संविदा है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है जी या उसे कहा जाए कि विधि में जो है उसका पालन नहीं करवाया जा सकता है, वैसी संविदाएं शून्य संविदाएं होती है। जैसे नशे में अगर किसी से इस बात चोरी करने के लिए या डाका डालने के लिए आपने कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो वो शून्य संविदा होती है। और शून्य करनी संविदा ये होती है जिसमें किसी एक पक्षकार के विकल्प पे वह संविदा जो है उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। जी। तो इसके लिए जो है पक्षकारों के मध्य जो है स्वतंत्र जो उनका कंसेंट होना ज़रूरी है जी। और इसमें किसी भी प्रकार का धमकी नहीं होनी चाहिए कि आपने धमकी देकर के किसी कार्य को करने के लिए संविदा कर ली हो, जी। या इसमें किसी एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार पर हावी होकर के उसकी सहमति प्राप्त कर ली है, वो संविदा भी शून्य करनी हो जाएगी। जी। और यदि आपने किसी फैक्ट के संबंध में फ्रॉड करके अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट निष्पादित किया है तो वह भी शून्य हो जाएगा, शून्य करनी संविदा की श्रेणी में आएगा। और यदि आपने जो है किसी फैक्ट को लेकर के मिस प्रेजेंटेशन किया हुआ है सामने कि किसी फैक्ट के संबंध में कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो उसको अच्छी बतला करके आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो वो भी शून्य करनी संविदा की श्रेणी में आएगा। जी सर, एक कॉलर इस बीच लाइन पे हैं बाराबंकी से, हम उनका सवाल लेते हैं। जी। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा उत्तर प्रदेश बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, या कोई हम एक दूसरे के बीच में संधि करते हैं, तो ये अंग्रेजी में होना चाहिए कि हिंदी में होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए कि हिंदी समझना थोड़ा आसान है, बाकी भाषा में थोड़ा दिक्कत होती है, तो किसमें आसान रहता है? नहीं, देखिए, इस संबंध में आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा सवाल है। जी, कॉन्ट्रैक्ट जो है आप जिस भाषा में सूटेबल आपको लग रहा है उस भाषा में आप कर सकते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से उसकी शर्तों को समझ सकें कॉन्ट्रैक्ट को। इसलिए यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो उसको आप हिंदी में कर सकते हैं, और यदि अंग्रेजी में या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में, सभी ऐसी कोई बंधन नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही लिखा जाए। वैसे भी सर, जैसा कि इनका सवाल था जी कि ये हिंदी में कंफर्टेबल रहते हैं, तो कोई भी संविदा वैलिड तो तभी होगी जब वो उसकी भाषा को समझ सके। बिल्कुल। तो दोनों पक्ष जिस भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं तभी वो उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को समझ पाएंगे। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि आप जिन शर्तों पे संविदा कर रहे हैं, यदि वे शर्तें ही आपको क्लियर नहीं होंगी तो फिर वो संविदा जो है उसका पालन कैसे होगा। इसलिए जो है ज़्यादातर यही होना चाहिए कि जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं
और जी। उनकी शर्तों को आप समझ सकते हैं। जी। उन्हीं शर्तों के आधार पे आप जो है उसी भाषा में संविदा कर जी। ज़्यादा सही है। बिल्कुल सर, अचल संपत्ति जब लेते जी। हैं तो जो भी क्रय या विक्रय करता जी। है तो उसको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए और क्या आवश्यक बातें हैं जिसका उसे उल्लेख करना चाहिए इस तरह के अनुबंध में? देखिए, अभी वर्तमान में जो है संपत्ति, अचल संपत्ति है, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। जी। तो इनके क्रय विक्रय के संबंध में जो भी संविदा निष्पादित करती है उन्हें निष्पादित करने के पूर्व सावधानियां रखी जानी बहुत आवश्यक है। जी। वे सावधानियां ऐसी होनी चाहिए कि आपको मौखिक संविदा जो है अचल संपत्ति के संबंध में कभी नहीं करनी चाहिए, जी। और सदैव जो है उसे लिखित रूप में जो है आप जो है संविदा का निष्पादन करवाया जाए, और उस जिस संपत्ति के संबंध में आप कॉन्ट्रैक्ट निष्पादित कर रहे हैं उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है उसमें आप स्टाम्प लगाएं। और रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 में यह जी। प्रावधानित किया गया है कि 100 रुपये से अधिक मूल्य की जो भी संपत्ति है जी। उसे आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जी। तो इसलिए जो है उसका रजिस्ट्रेशन जो है, जो भी आप करार कर रहे हैं जी। उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराएं। ये सब सावधानियां जो हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करते समय जो है की जानी आवश्यक है। सर, अगर किसी पक्षकार ने अचल संपत्ति में किसी स्टाम्प ड्यूटी अगर उसने कम की दी है जितनी उसको देना चाहिए, अज्ञानतावश अगर उसने कम की स्टाम्प ड्यूटी पे कोई जी। एग्रीमेंट कर लिया है जी। और उसको अगर ये जानकारी नहीं है कि इसको रजिस्टर्ड कराना भी आवश्यक है, जी। तो यदि ऐसी कोई संपत्ति क्रय विक्रय होती है फिर कोई विवाद होता है जी। तो न्यायालय में उस अनुबंध का क्या प्रभाव पड़ेगा या उसकी क्या स्थिति होगी? देखिए, यदि नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो पर्याप्त स्टाम्प पर भी नहीं है, जी। यदि उसके पालन के लिए आप न्यायालय में कोई वाद दायर करते हैं तो चूंकि उस डॉक्यूमेंट को आपने न्यायालय में पेश कर दिया तो उसको रजिस्टर्ड तो नहीं करवाया जा सकता है, जी। परंतु आप उसको डुली स्टाम्प्ड जो है, मतलब पर्याप्त स्टाम्प के लिए जो है न्यायालय से ही को पावर है कि वह स्वयं जो है उस पर जितनी स्टाम्प ड्यूटी लगनी चाहिए जी। और प्लस पेनल्टी जो जी। रजिस्ट्रेशन एक्ट में है जो 10 टाइम्स रहती है, जी। वो न्यायालय में जमा कर दे तो वो साक्ष्य में जो है ग्राह्य हो जाता है। जी। और यदि उसमें एक विकल्प यह भी रहता है पक्षकार के पास कि वह कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जो रजिस्ट्रीकरण और पंजीयन विभाग के जो रहते हैं जी। उनके समक्ष ले जाकर के भी उसकी जो है उसको डुली स्टाम्प करवा सकते हैं। जी, मतलब जी। न्यायालय में जाने के बाद भी बिल्कुल उसके प्रकरण को सुना जा सकता सुना है, जा सकता है, परंतु उसका जो है जो औपचारिकताएं हैं, पालन नहीं हाँ। हो पाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, जी। मगर उसके संबंध में जो भी राशि उभय पक्षों के मध्य हुई है, जी। दी गई है जी। प्रतिफल के स्वरूप, जी। तो जिसके द्वारा प्रतिफल दिया गया है वो उस राशि को प्राप्त करने के लिए उसका डॉक्यूमेंट साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है। जी। जी। सर, हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। अब जी। दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया जी। आपस में, जी। और उनमें से कोई एक व्यक्ति है जो उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन नहीं करता जी। है, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा पक्षकार है जी। उसके पास कानून में क्या उपलब्ध उपाय हैं, क्या उपचार है, विधिक उपचार के जिसके माध्यम से वो उसका पालन करवा सकता है? यदि किसी संविदा के दोनों पक्षकार में से एक पक्षकार संविदा का पालन करने से यदि मना कर देता है जी। तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन जो है वह न्यायालय में एक सिविल सूट दायर कर सकता है, जी। और सामने वाले जो पक्षकार है उससे जो है संविदा का पालन करने के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकता है। जी। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि न्यायालय सदैव ही जो है उस संविदा का जो है विनिर्दिष्ट पालन ही करवाए या उसको फुलफिल ही करवाए। उसमें न्यायालय का एक विवेधिकार होता है कि यदि उस संविदा के संबंध में क्षतिपूर्ति के माध्यम से अगर उसको संविदा का निष्पादन जो है क्षतिपूर्ति के माध्यम से भी करवाया जा सकता है। जी। जी। सर, हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जी। तो अभी 12 नवंबर को, आने वाली 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है पूरे जी। ही देश में, और हमारे यहाँ भी आयोजन हो रहे हैं। तो क्या जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड केस हैं उनका भी लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किया जा सकता है? बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं वे सिविल नेचर के केस होते हैं, और लोक अदालत में जितने भी सिविल नेचर के केस हैं
उन्हें जो है आप लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से निराकृत करवा सकते हैं। जी जी सर, आपने बताया कि जो इससे संबंधित हैं, संविदा से संबंधित है, उनका निराकरण किया जा सकता जी। है। और भी किस तरह के केसेस का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से हो सकता है, जो आने वाली लोक अदालत है 12 नवंबर को? जी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि सिविल प्रकृति के जितने भी केसेस हैं वो तो जी। निराकृत हो ही सकते हैं। इसके अलावा जो दांडिक प्रकृति के मामले हैं, जी जिनका उल्लेख धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया है, जी उनका भी जो है निराकरण किया जा सकता है। और प्रीलिटिगेशन केसेस जो न्यायालय में अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए हैं, जी जैसे बिजली के जो हैं बिजली विभाग से संबंधित जो प्रकरण विशेष न्यायालयों में पेश होते हैं, जी और नगर निगम के संपत्ति कर, जल कर आदि के जो भी प्रकरण, या बैंक के चेक बाउंस के केसेस जो हैं, ये भी जो है लोक अदालत में जो है निराकृत किए जा सकते हैं। जी। आपने बताया कि काफ़ी तरह के प्रकरण जो सिविल नेचर के हैं जी लोक अदालत में निराकृत किए जा सकते हैं। पर एक जो आम जनता की तरफ से एक सवाल हम आपसे जानना जी, चाहेंगे कि इससे पक्षकारों को क्या लाभ है, दोनों ही पक्षकारों को जो आपस में समझौता करते हैं, तो उनको क्या लाभ मिलेगा यदि वो करते हैं तो? जी, उन्हें सबसे पहला ये लाभ मिलता है कि लोक अदालत जो है आपसी राजीनामे के आधार पे जो है प्रकरणों का निपटारा किया जाता है। जी तो इसमें जो है पक्षकार जो है अपनी मर्जी से, दोनों पक्षकार जो है न्यायालय में आकर के समझौता करते हैं, जिससे उनके मन में जो वैमनस्यता रहती है वो खत्म होती है, और विन विन सिचुएशन रहती है जी कि ना कोई पक्षकार हारा, ना कोई पक्षकार जीता। जी और दूसरा जो सिविल प्रकृति के प्रकरण है, उसमें जो भी कोर्ट फीस आपकी रहती है, वो कोर्ट फीस जो है वह वापस करने का प्रावधान है। और तीसरा ये है कि इससे न्यायालयों में लंबित मुकदमे जो हैं उनका शीघ्र निराकरण होता है लोक अदालत से, और इसमें समय और धन की जो पक्षकारों की बचत होती है। जी जी सर, वर्तमान में लीगल अवेयरनेस और जो पहुंच कार्यक्रम है जी। उनका क्या उद्देश्य है? जी, वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31/10 से 13/11 तक विशेष कैंपेन जो है ये लागू किया गया है। जी। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायिक अधिकारीगण एवं पैरालीगल वॉलंटियर्स तथा जो हमारे पैनल लॉयर्स हैं, जी ये जो हैं रिमोट एरियाज़ में जा कर के और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों के जो है विधिक अधिकारों से उनको अवगत कराया जाता है, और उनकी जो लोकल स्तर की जो समस्याएं हैं, जी चाहे वो किसी भी प्रकृति की हों, उनको चिन्हित करके उन्हें न्यायालय और प्रशासन तक जो है पहुंचाने का कार्य किया जाता है, जिससे लोगों को जो है अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता मिलती है, और वे उसका अधिक से अधिक जो है विधिक अधिकारों का लाभ ले सकते हैं। जी सर, आजकल एक बड़ा प्रचलित स्लोगन है, जी। हक हमारा भी तो है। जी अगर हम इसको लीगल एस्पेक्ट में देखें, जी। हक हमारा भी तो है, जी इससे क्या आशय है, और ये किन लोगों के लिए ये जो स्लोगन है, जी। किन लोगों के लिए हम इसको मान सकते हैं कि उचित है, या किन लोगों के हिसाब से है ये? जी हाँ, बिल्कुल, ये हक हमारा भी तो है। ये मुख्य रूप से जो दांडिक प्रकरणों में विचाराधीन बंदी जो हमारे जेलों में न्यायिक निरोध में रहते हैं, जी या फिर ऐसे जो अपचारी बालक जो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ हैं, जी तो ऐसे बच्चों के संबंध में ये योजना जो है लागू की गई है, और विचाराधीन बंदियों के संबंध में लागू की गई है, जो जेलों में न्यायिक निरोध में रहने के कारण से ना तो अपने केस के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, ना ही जी। अपने परिवार वालों से मिल पाते हैं, और उनके स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं रहती हैं। ये भी जो है वो जेलों में प्रशासन यदि चूक हो जाती है तो उस संबंध में भी वो सफ़र करते रहते हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए जो है पैरालीगल वॉलंटियर्स और हमारे जो पैनल लॉयर्स हैं, उनकी टीम डालसा द्वारा गठित की गई है। तो ये प्रत्येक ऐसे बंदी और चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ से जो है मिल करके उनकी इन समस्याओं का जो है निराकरण करते हैं, और उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या या उनके परिवारजनों से उन्हें वर्चुअली वीडियो कॉल के माध्यम से और फिजिकली जो है उन्हें जो है मिलवाना, ताकि वो मानसिक रूप से जो है वो अवसाद में ना चले जाएं। तो मुख्य उद्देश्य इसका जो है हक हमारा भी तो है इन्हीं विचाराधीन बंदियों के संबंध में है, ताकि
वे जो हैं अपने उनके भी जो विधिक अधिकार हैं जी उनका जो है वो उपयोग कर सकें, जिस संबंध में ये हक हमारा भी तो स्लोगन अभी प्रचलित है। जी। इस स्लोगन के बारे में जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो जो अधिकार हैं उनके बारे में लोगों में कितनी अवेयरनेस है, क्या लोग इसका लाभ ले पा रहे हैं? हाँ, इस संबंध में जो है बहुत से आवेदन जो है न्यायालयों में पेश होते हैं। जी अभी हाल ही में मेरे न्यायालय में एक विचाराधीन बंदी जिसे उसके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द था, जी तो वो जो है जेल में जो है उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा था। जी तो उनके जो हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स और जो पैनल लॉयर्स हैं उनके द्वारा जो है मेरे न्यायालय में जो है आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें मेरे द्वारा ये आदेश किया गया कि जेल मैनुअल के अनुसार जो है उसमें जेलर जो है इन्हें जेल के बाहर जो है प्रॉपर इलाज जो है इनको कराएं, ताकि ये इनकी जो तकलीफ़ है इससे ये बाहर आ सकें। तो इसका फ़ायदा तो बहुत है, और वे अपने परिवारजनों से मिलते हैं और अपने वकील जो पैनल लॉयर्स हैं हमारे, उनसे मिल करके जो भी उनकी विधिक समस्याएं हैं उनको न्यायालय के समक्ष रखते हैं। तो इस संबंध में जागरूकता धीरे धीरे आ रही है। जी सर, आपने बताया कि जो पैनल लॉयर हैं वो और जो वॉलंटियर्स हैं वो इस कार्य को कर रहे हैं, तो वो कोई भी व्यक्ति जो जेल के अंदर है वह अप्रोच करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो अंदर है, तो अगर उसको कोई सहायता चाहिए तो वो कैसे इनसे संपर्क करेगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पैनल लॉयर्स और पैरालीगल वॉलंटियर्स प्रत्येक बंदी के पास स्वयं जाते हैं। ये रूटीन में? हाँ, ये रूटीन में जाते हैं। ये डालसा की और से जो है इनको निर्देश प्राप्त होते हैं। तो जितने भी विचाराधीन बंदी हैं इनके पास, जैसे डोर टू डोर कैंपेन हम बाहर करते हैं, वैसे ही प्रत्येक विचाराधीन बंदी की जानकारी जो है न्यायालय से प्राप्त की जाकर उनसे जो है ये पैरालीगल वॉलंटियर्स जो हैं और पैनल लॉयर्स हैं, ये पर्सनली जाकर के इनसे बात करते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं। तो ये जेल में जाकर के इनसे बात की जाती है, तो इनकी समस्याएं जो है सामने उजागर होती हैं। सर, आपने बताया कि हेल्थ से संबंधित इश्यूज को कंसिडर किया जाता है और भी कोई समस्या होती है, तो जो एक डाइट को लेकर है, जैसे कई बार छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है इस योजना में? बिल्कुल, कि जो छोटे बच्चे हैं, जो महिलाओं के साथ महिला बंदी हैं, उनके साथ जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उन पर कितना फोकस किया जा रहा है, या अगर उनको कोई समस्या है उनको प्रॉपर डाइट दी जा रही है या नहीं दी जा रही, इस योजना में उसको भी देखा जाता है? बिल्कुल, ये भी इस योजना में सम्मिलित है, और इसमें संबंधित जेल प्रशासन से जो है वो हमारे विधिक सहायता अधिकारी और हमारे सचिव जो हैं विधिक सेवा प्राधिकरण के, ये जो जेल के अधिकारी एवं अन्य शासन प्रशासन जैसे कलेक्टर हो गए, इनसे जो है वो मीटिंग करके इस संबंध में जो है वो इनकी समस्याओं को रखा जाता है, ताकि जेल में निरुद्ध जो महिलाएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं उनको जो है प्रॉपर जो है आहार मिल सके, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं इनके भी जो जितने डॉक्टर्स हैं इनके द्वारा जो है वो टीम गठित करके इनके स्वास्थ्य के संबंध में जो है निगरानी रखी जाती है। जी सर, हम जैसा हमारा विषय है कॉन्ट्रैक्ट पे भी, आज हम चर्चा कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं, साथ में लोक अदालत पे भी कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में कई बार ये सुनने में आता है कि कुछ लोग किसी को ड्रिंक कराने के बाद और उनसे पेपर साइन करा लेते हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेते हैं। कई बार बुजुर्ग हैं जो कि नहीं समझ पाते कि किन कागज़ों पर उनसे साइन कराए जा रहे हैं, और उसके बाद में उनको पता चलता है। कई घटनाएं न्यूज़पेपर में हम इस तरह की पढ़ते रहते हैं कि धोखे से साइन करा लिए या किसी ने फ्रॉड करके कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या लीगल वैल्यू है और क्या उस पर कोई कार्रवाई होती है? जी, इस संबंध में यदि किसी को नशे में या धोखे में रख करके जो है यदि संविदा का निष्पादन करा लिया गया है, तो इसमें सिविल और आपराधिक दोनों उपचार उन्हें प्राप्त होते हैं। सिविल उपचार ये है उनके पास कि वे न्यायालय में जाकर के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे जो है शून्य घोषित करने के लिए जो है वाद दायर कर सकते हैं जी। और जो भी उनके साथ हुआ है वो उन सब चीज़ों की प्लीडिंग जो है वो वाद में करके और अपना वाद वहाँ सिद्ध कर सकते हैं। और दांडिक प्रकरण में जो है अगर उन्हें जाना है तो उस संबंध में वो संबंधित जो भी थाना क्षेत्र है वहाँ पे एफआईआर कर सकते हैं। यदि थाना क्षेत्र में भी एफआईआर अगर उनकी पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की जा रही है तो वह न्यायालय में भी जो है इस संबंध में प्राइवेट कंप्लेंट जो है दायर कर सकते हैं।
सर कई बार ये देखने में आता है कि जो बिल्डर्स होते हैं वो जी। वन साइडेड कंडीशंस बना लेते हैं अपने हिसाब से, जी और फाइनेंस कंपनियां होती हैं, फाइनेंसर जो होते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, पैनल इंटरेस्ट अपने हिसाब से बना लेते हैं, और जो एक लेमैन होता है उस समय तो बहुत सारे कागज़ होते हैं, बारीक अक्षरों में होते हैं, साइन कर देता है। बाद में उसको पता चलता है कि नहीं, उसके ऊपर तो ये पेनल्टी भी लगाई जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी हुई है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या लीगल वैल्यू होती है, अगर वो आर्बिट्रेटरी है, एक तरफा बनाया गया है, सिर्फ अपने हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है? तो देखिए, जैसा कि मैंने, हमारा एक टॉपिक भी था कि क्या क्या सावधानियां रखनी जी। चाहिए। तो यदि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक तो ये सब चीज़ों के शर्तों का जो है ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी। और यदि ये शर्तें एक तरफा अधिरोपित की गई हैं तो उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में तथ्य छिपाया गया है, जिसे कहा जाता है कि तथ्य छिपा करके जो है ये कॉन्ट्रैक्ट अगर किया गया है तो उन्हें भी जो है वो शून्यकरणीय संविदा की श्रेणी में आते हैं। तो उन्हें भी जो है शून्य घोषित करने के लिए जो है आप जो है न्यायालय में सिविल वाद दायर कर सकते हैं। सर तथ्य को, इसमें तथ्य छुपाने वाला इशू मेरे हिसाब से जी लगता है कि नहीं होगा जी यदि कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन कर दिया जी। है। मतलब हमारा सवाल ये है जी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, लिखित में कॉन्ट्रैक्ट है, जी पर जो कंडीशंस हैं वो आर्बिट्रेटरी हैं, छोटे अक्षरों में हैं, सामने वाले ने उसको पूरा पढ़ा नहीं। फाइनेंस कराते समय कई बार ये चीज़ें सुनने में आती हैं और बाद में पता चलता है कि फाइनेंस कंपनियां फिर रिकवरी करवा रही हैं, गाड़ियां उठा लेती हैं, ये सब सुनने में आता है। जी तो उस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जो उसने साइन तो किया है, कंडीशंस उसने देखी हैं, साइन भी किया है, पर वो उनको कितना समझ पाया, किस तरह से समझ पाया, या वो उसकी समझ में आई या नहीं आई, और बारीक अक्षरों में थी, क्या अर्थ उनका निकलता है, आर्बिट्रेटरी हैं, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू? नहीं, अब आपने यही कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आपने साइन कर दिया है और उनकी शर्तें आप जो है वो छोटे अक्षर होने के कारण या उस वजह से आप नहीं समझ पाए। कंडीशंस होती हैं, इंश्योरेंस की कंडीशंस होती हैं, बड़ी बारीक अक्षरों जी में जी होती जी हैं। तो उन कंडीशंस को के संबंध में यही सावधानियां आपको सबसे पहले बरतनी ज़रूरी है। और यदि आपने एक बार उसमें सिग्नेचर कर दिए तो फिर आप उससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ये आपके ऊपर है कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन कर रहे हैं तो अनिवार्यतः जो है आप उसकी समस्त शर्तों को जो है स्वीकार कर रहे हैं और तो उसके पश्चात ही जो है आप उसमें सिग्नेचर कर रहे हैं। तो अगर वो आर्बिट्रेटरी है जी। तो भी वो बाइंडिंग है दोनों पक्ष जी जी बिल्कुल, क्योंकि आपने उस पर हस्ताक्षर कर जी दिए। बिल्कुल। जैसा कि हमारे एक कॉलर का सवाल था सर जी। कि कई बार भाषा को लेकर जी, इशू होता है। जी कई कंडीशंस होती हैं जो इंग्लिश में होती हैं जी और एक गांव के व्यक्ति से साइन करा लिए या अंगूठा लगवा लिया जाता है और उसको लोन दे दिया जाता है या प्रॉपर्टी का लेन देन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जहां वो उस भाषा का ज्ञान ही नहीं रखता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू होगी सर? वही मैंने कहा आपसे कि जो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ जी। फैक्ट्स होता है कि जिस लैंग्वेज को वो समझ नहीं पा रहा है, जी तो एक तरीके से आपने उस सभी शर्तों को जो है वो उस भाषा में लिख दिया जिसको वो समझ नहीं पा रहा है। जी तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट की श्रेणी में आता है। जी तो वो जो है शर्तें जो हैं वो उसे समझ में आई नहीं, जिस और उसके समझ में आए भी नहीं, उसने जो है वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में सिग्नेचर कर दिया। जी तो वही मैंने कहा कि वो शून्यकरणीय संविदा की श्रेणी में आता है। जी जी सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज इन दोनों ही विषय पे, लोक अदालत और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर? लोक अदालत और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो जो बातें अभी हमारे इस कार्यक्रम में हुई हैं उन सभी का जो है ध्यान आप कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन करते समय अवश्य ही ध्यान में रखें। और लोक अदालत के संबंध में मेरा सभी पक्षकार जिनके प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं उनसे यही अपील रहेगी कि अपने जितने भी राजीनामा योग्य प्रकरण हैं उनका समझौते के माध्यम से आप जो है अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत में करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी आज इन विषयों के बारे में इस मंच के माध्यम से दी। दर्शकों, जैसा कि हमने देखा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हैं तो ख़ास तौर से उसकी भाषा आपको समझ में आ रही है या नहीं, और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ही उस पर साइन करें। और जैसा कि आज हमारे मंच से बताया गया कि
12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत है और उसके माध्यम से अगर आप लोगों के कोई प्रकरण है या आपके किसी परिचित के हैं तो आप उनका निराकरण इस लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस विषय के बारे में जानकारी मिली होगी। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।